नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह पहले आज का खबरों का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में जो पहला मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा मामला है। ये मामला अब तक हिंदुत्व, धर्मांतरण, साधु समाज, चमत्कार, इन सब को लेकर चर्चित था, लेकिन अब इस मामले का राजनीतिकरण शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि पहले ये कहा जाता था, एक जुमला चलता था कि गरीब की थाली में पुलाव है तो लगता है कहीं चुनाव है, लेकिन अब इस जुमले का स्वरूप बदल गया है। हमने देखा था वर्ष 2014 के चुनाव में बाबा रामदेव बहुत राजनीति पर हावी हो गए थे, उनकी बातें को राजनीति में बड़ा महत्व जाता था। उसी तरह वही हाल अब बागेश्वर धाम सरकार का भी है। तो मेरा मानना है कि अब ये कहा जाना चाहिए कि बाबा को लेकर अगर कहीं बवाल है तो देश में कहीं ना कहीं चुनाव है। इस बात को अब इस तरह से कहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो पिछले 3 दिन से किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल की न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, आपको इसका आभास हो जाएगा। याद कीजिए, वर्ष 2014 में यही हुआ था। बाबा रामदेव को बहुत प्रसिद्धि मिली थी, राजनीतिक रूप से उनके बयानों पर चर्चा होती थी, उन पर टीवी कार्यक्रम में बहस आयोजित की जाती थी। अब वही माहौल बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बनाया जा रहा है। हम सबको अच्छी तरह से पता है, हम सभी जानते हैं, जो लोग थोड़े भी संजीदा हैं, कि बाबा रामदेव अब इलेक्शन मटेरियल नहीं है। अब पब्लिक उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेती, अब उनके अनुयायी इतने बड़ी संख्या में नहीं हैं। बहुत लंबे टाइम से उनका कोई योग शिविर भी नहीं देखा गया है जहां लाखों की भीड़ जुटती हो। अब से पहले तमाम ऐसे बाबा हुए हैं जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है, लेकिन अब उनमें से ज़्यादातर किसी न किसी मामले में जेल में है। तो हमको ये लगता है, पिछले 3-4 दिन से जो स्टडी हुई है, जो हमने बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी जो तमाम पहलुओं पर विचार किया है, तो हमको ये लगता है कि राजनीति में, इस देश की राजनीति में एक नए बाबा की ज़रूरत पड़ी। और वो ज़रूरत जो थी, वो खोज जो थी, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आकर समाप्त हुई। आजकल आप देख लीजिए, देश में किसी भी बाबा, किसी भी धर्म उपदेशक या प्रचारक से ज़्यादा मार्केट वैल्यू पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की है। अब से पहले भी राजनीति में साधु संतों का बड़ा महत्व रहा है, बाबाओं का महत्व रहा है। कई बाबा ऐसे हुए जिन्होंने राजनीति को बड़ा प्रभावित किया। उनके अपील, उनके आह्वान पर राजनीतिक दलों को वोट मिले, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अब जेल में हैं। तो फिर आजकल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मार्केट वैल्यू देश के किसी भी बाबा से बहुत ज़्यादा है। भीड़ भी उनके पास अधिक है, लोग उनके बारे में नई नई बातें सुनने को उत्सुक हैं, उनके भाषण पसंद किए जा रहे हैं। ये वो सारी खूबियां हैं जो भारत के चुनाव माहौल में एकदम फिट बैठती हैं। पहले धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए गए, फिर उनको माध्यम बनाकर सनातन धर्म से जोड़ा गया। तमाम दलों के नेता उनके पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी करने लगे, माहौल चले, अभियान चलने शुरू हुए। हिंदुत्व को लेकर तमाम स्थानों पर प्रदर्शन भी हुए हैं, समर्थन में भी, विपक्ष में भी। अब बागेश्वर सरकार को पाकिस्तान से भी जोड़ दिया गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान में उनको लेकर बड़ी बौखलाहट है। कल ही धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित बनाने की एक बात कही है, संकल्प लिया है। सही बात यह है कि शुरुआत में जो बात हुई थी कि बागेश्वर धाम सरकार चमत्कार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अब इस पर चर्चा नहीं होती। अब चर्चा होती है कि बागेश्वर सरकार को निशाना बनाकर कुछ लोग हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार देश में हिंदुत्व का नया हस्ताक्षर बन चुके हैं। मात्र 27 साल के इस युवा के सामने कई वरिष्ठ, इसी क्षेत्र के कई वरिष्ठ नतमस्तक दिखाई देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, एक तर्क देते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी इसी उम्र में थे जब उन्होंने देश में एक नई अलख जगानी शुरू कर दी थी। तो ये भी हो सकता है। एक बात जो परेशान करती है वो ये है
कि वर्ष 2023 में भी हमारे देश में जब चुनाव आता है तो चर्चा बेरोजगारी पर नहीं होती, महंगी होती शिक्षा पर नहीं होती, महंगे होते इलाज पर नहीं होती, बर्बादी की तरफ बढ़ रहे किसानों की नहीं होती, महंगाई के कारण खाली होती जा रही गरीब की थाली की कोई चर्चा नहीं होती, सरकार के मुफ्त राशन पर निर्भर रहने वाले मजदूरों पर भी कोई बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कथावाचकों की, धर्म उपदेशकों की, साधु संतों की, बाबाओं की। चुनाव के इस माहौल में किस चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात तो है, चाहे कथावाचक हैं, चाहे धर्म उपदेशक हैं, चाहे साधु संत हैं, बाबा हैं, पीर फकीर हैं या किसी भी धर्म के जुड़े धर्मगुरु हैं, ये बात तो मान लीजिए कि वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। भटक जो रहा है इन सब चीज़ों से वो देश का आम आदमी है और राजनीति अपनी सफलता पर बहुत खुश है। दोस्तों, परसों भारतवर्ष अपना 74वां गौरवशाली गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसी दिवस से जुड़ी कुछ चीज़ें आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन कहाँ मनाया गया था इस बात को कम लोग जानते होंगे। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इरेवन स्टेडियम में मनाया गया था, जिसे आज नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उस वक्त इस स्टेडियम में 4 दीवारें नहीं थी और यहाँ से पुराना किला साफ नजर आता था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। उसके बाद परेड निकाली जाती है जिसमें भारतीय सेना के जवान हिस्सा लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भी पहला गणतंत्र दिवस जब इरेवन स्टेडियम में मनाया गया था तो वहाँ भी एक ऐसा ही बड़ा भव्य समारोह था। 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन अलग अलग स्थानों पर हुआ, कभी स्टेडियम में, कभी किंग्सवे, कभी लाल किला और कभी रामलीला मैदान में। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजपथ को चुना गया, जिसके बाद हर साल यहाँ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। परेड की शुरुआत रायसीला हिल से होती है और ये राजपथ इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला तक जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस को देखने के लिए कितने दर्शक गए थे, उनकी संख्या कितनी थी? मैं आपको बताता हूँ। भारत का पहला गणतंत्र दिवस जिसको देखने के लिए लोग गए थे, उनकी संख्या 15,000 थी। इस परेड में भारतीय सेना के 3 अंगों ने भाग लिया था। 7 बैंड भी शामिल हुए थे और ये परंपरा आज तक चल रही है। पहला गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था तभी से उसके मुख्य अतिथि को बुलाने की एक परंपरा है जो आज तक चल रही है। हम जो भारत देश के लोग हैं, जो भारत का करता धरता है, सरकार में बैठे लोग, वो किसी दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष को, किसी दूसरे देश के अध्यक्ष को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण करते हैं। यहाँ यह भी बता दूं कि राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। अगर सरकार मेहरबान तो क्या नहीं किया जा सकता। ये बात बाबा राम रहीम पर सटीक बैठती है। हम सभी जानते हैं कि बाबा रहीम हत्या और बलात्कार जैसे आरोपों में सजा पा चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ऐसी कृपा, ऐसी महारानी बाबा पर, मेहरबानी बाबा पर है कि 14 महीने में उन्होंने 133 दिन की पैरोल काटी है। उनके लिए कानून तक बदल दिया गया। कानून की नज़र में गुरमीत राम रहीम कातिल भी है और रेपिस्ट भी, यानी कि बलात्कारी भी, दुष्कर्मी भी, मगर हरियाणा सरकार की उसके लिए जो मोहब्बत है वो कम होने का नाम नहीं लेती और विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहता है। कहने को तो कानून की नज़र में सभी बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार राम रहीम को खुले हाथों से कभी फरलो, कभी पैरोल के नाम पर रिहाई दे रही है, उसकी जैसी मिसाल दूसरी इस देश में कहीं नहीं मिलती। पिछले 14 महीनों में चौथी बार और 3 महीने में दूसरी बार राम रहीम जेल से बाहर हैं। इनके बारे में कुछ बातें याद दिला देता हूं। 28 अगस्त 2017 को अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों से रेप के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई थी। 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के जुर्म में अदालत ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई। 24 अक्टूबर 2020 को हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती बीमार से मां मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल दी। 21 मई 2021 को हरियाणा सरकार ने फिर से
बीमार मां से मिलने के लिए राम रहीम को एक दिन की पैरोल दे दी। 18 अक्टूबर 2021 अदालत ने डेरा मेजर रंजीत सिंह के कत्ल के एक मामले में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 7 फरवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने बाबा राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी। जून 2022 में राम रहीम को हरियाणा सरकार ने फिर से 1 महीने की पैरोल दी। अक्टूबर 2022 में सरकार ने 40 दिन की पैरोल पर बाबा राम रहीम को रिहा कर दिया। 21 जनवरी 2023 को राम रहीम डेरा शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए 40 दिन पर पैरोल पर बाहर आए। टोटल इसका अगर हम करते हैं तो ये 133 दिन जेल से बाहर अब तक राम रहीम रह चुके हैं। 20 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा उनको हो चुकी है। उसके बावजूद पैरोल और फरलों के नाम पर 133 दिन उन्होंने आज़ादी काटी है। इन 133 दिन में उन्होंने अपने जरूरी कामकाज निपटाए, बीच बीच में गद्दी से समर्थकों को ज्ञान भी दिया। इस साल जनवरी में जब 22 जनवरी को रोहतक की सुनरिया जेल से पैरोल पर राम रहीम बाहर आए और वहाँ से सीधे उत्तर प्रदेश के बागपत पहुँचे। यहाँ वो 25 जनवरी को डेरा शाह प्रमुख सतनाम की जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनप्रीत इस बार भी रोहतक की जेल से उनको लेने गई थी। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, उनके समर्थकों ने खुशी में अलग अलग कार्यक्रम किए। हरियाणा में जगह जगह राम रहीम के चाहने वालों ने सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता भी शामिल रहे हैं और इसीलिए कई बार उन पर सरकार पर सवाल उठते हैं। अब समझ लीजिए कि पैरोल और फरलो क्या होता है। जो पैरोल सज़ा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है। इसके लिए कैदी का अच्छा व्यवहार सबसे बड़ी शर्त होती है। जेल से बाहर आने के लिए, पैरोल पाने के लिए कोई वाजिब वजह भी बतानी पड़ती है और सरकार इस पर फैसला करती है। जबकि फरलो जो है वो जेल में लंबे वक्त से सज़ा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली एक छुट्टी है, जिसका वजह से कोई लेना देना नहीं है। इसे कैदी का एक अधिकार माना जाता है। इस मामले में आरोप है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को पैरोल देने के लिए कानून बदला था। कैसे बदला था उस पर बताया जाता है कि पैरोल को लेकर 11 अप्रैल 2022 को हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसका नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को जारी किया गया और इसी कानून के हिसाब से राम रहीम बार बार पैरोल लेने में सफल हो रहे हैं। यहाँ ये भी बता दूँ, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भविष्य में राम रहीम को कोर्ट हार्डकोर क्रिमिनल घोषित कर देती है, जैसे कि हरियाणा सरकार अभी तक नहीं मान रही है, तो भी उसे कुछ शर्तों के साथ पैरोल दी जा सकती है। उसको फिर से बाहर निकाला जा सकता है। अब तक जितना जो पैरोल इन्होंने ली है राम रहीम ने, उसके कारण मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कारण उन्होंने कानूनन दिए हैं। अर्जी में जो लिखा है, बीमार माँ को देखने के लिए, गोद ली हुई बेटियों की शादी करने के लिए, अपने खेतों की देखभाल करने के लिए और पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती मनाने के लिए। इन कारणों से अब तक वो पैरोल लेते रहे हैं। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज की कुछ खास खबरें। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक समारोह का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया। इसमें 7 होनहार लड़कियों को सम्मानित किया गया। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप समेत गाजियाबाद के कई विधायक भी इस समारोह में शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर लोहिया नगर के हिंदी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, विधायक अतुल गर्ग, अजीत पाल त्यागी, मंजू सिवाच, सुनील शर्मा, जिलाधिकारी आर.के. सिंह और मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत गणेश वंदना की प्रस्तुति छात्रों ने दी। नृत्यांगना अनुसुईया ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया।
डीएम आर.के. सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। मुख्य अतिथि वी.के. सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश का इतिहास कोई एक दिन का नहीं है। आज प्रदेश देश में जिस स्थान पर है उसकी उम्मीद किसी को 10 साल पहले थी भी नहीं। प्रदेश सरकार ने हर तबके तक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पहुंचाई है और लगातार उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। कम लोगों को आज से 10 साल 20 साल पहले उम्मीद थी। 10 साल 20 साल पहले उत्तर प्रदेश का को समझा जाता था कि यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन इस उपजाऊ धरती पर यहाँ के मेहनती लोगों को अगर दिशा दी जाती है तो ये प्रदेश वाकई में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज हमारे यहाँ अलग अलग उद्योग भी हैं। हमारे यहाँ हमारे सभी लोगों की देखभाल की जा रही है। अभी मैंने प्रदर्शनी भी देखी जहाँ जिस प्रकार से पोषण के ऊपर महत्व दिया जा रहा है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर आप देखें तो विगत 10 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान हमारी सरकारों ने दिया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के पश्चात कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। गन्ना किसानों के भुगतान, हमारा जनपद हमेशा हमारे जनपद में जो मिल थी बहुत अच्छा गन्ना के भुगतान की स्थिति नहीं थी, परंतु अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे उसकी स्थिति जो है काफ़ी अच्छी हो गई। इसके बाद सारे गामा पा लिटिल चैम्प की प्रतिभागी रही आरोही सोनी ने गीत सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरोही सोनी, आराध्या शर्मा, दामिनी गुप्ता, काजल शर्मा, पूनम बिश्नोई, सबा अली, पूनम शर्मा और हिंदी भवन समिति को गाजियाबाद गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी प्रदान की। कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले सुधीर तोमर, बीना कौशिक, तरुण राज, प्रांशु शुक्ला, सरिता चौधरी, गौरव कुमार, अशोक कुमार चौहान, हर्षित कौशिक, संजीव कुमार, अंशुल कुमार, दिव्यजोत सिंह बग्गा को भी सम्मानित किया गया। स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तो विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित 47वीं वाहिनी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा मौजूद रहे। लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक लाने वाले जवानों को पुरस्कार भी दिए गए। ऊपर से लेने में सहमत हूं तथा अपने पद के कर्तव्य का पालन। आज 47वीं वाहिनी पीएसी टास्क फोर्स परेड ग्राउंड पर 11वीं रिक्रूट आरक्षी पासिंग परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने 125 से अधिक रिक्रूट आरक्षियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अब वे सभी उत्तर प्रदेश के अनुशासित पुलिस बल के कर्तव्यनिष्ठ जवान बन गए हैं, इसलिए अब उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सभी अपने अपने तैनाती स्थलों पर तैनात होने से पहले ये दृढ़ निश्चय कर लें कि वे सदा पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। ये आज आपका पासिंग आउट परेड है, तो अगर लीगली और टेक्निकली बोले तो आज से आप एक्टिव सर्विस में आ रहे हैं। तो ये शुरुआत है आपकी। पहली शुरुआत उस दिन हुई होगी जब आपने पहले दिन यहाँ रिपोर्ट किया होगा ड्यूटी के लिए, और आज आप यहाँ से प्रशिक्षित होकर 6 महीने का कठिन प्रशिक्षण लेके यहाँ से आप अपनी अपनी नियुक्ति के स्थान पर जाएंगे। चुनौतियाँ अब आरंभ होती हैं। ये हर्ष का विषय है, आपके लिए खुशी का विषय है आज का दिन कि 6 महीने की चुनौती को आपने सफलतापूर्वक पार किया। लेकिन असली चुनौतियाँ, जीवन की चुनौतियाँ, करियर की चुनौतियाँ आज से आरंभ होती हैं और ये आपकी सेवानिवृत्त होने तक बनी रहेंगी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मिश्रा ने परीक्षण के दौरान लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले रिक्रूटों को पुरस्कृत भी किया। समारोह के अंत में 47वीं वाहिनी पीएसी की सेना नायक कल्पना सक्सेना ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के ट्रांस इंडियन क्षेत्र में खोड़ा बहुत बड़ी कॉलोनी है। वहाँ रहने वाले जगदीश नाम के व्यक्ति पर विनीत नाम के आदमी ने चाकू से हमला कर दिया। उनको नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती करा गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। विनीत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है।
दिनांक 23/1/2023 को थाना खोड़ा पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उनके पिता जगदीश जब 22/23 की रात्रि में अपने घर लौट रहे थे जागरण देख के, तब एक विनीत भाटी व्यक्ति द्वारा उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल अवस्था में ही उनको उनके परिवारजनों द्वारा नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे 23 तारीख की सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साहिबाद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया था। यहां एक भाजपा नेता पर पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस संबंध में संज्ञान लिया गया तो पता चला कि कल सुबह थाना साहिबाबाद क्षेत्र की पुलिस डीएलएफ एरिया में अतिक्रमण हटाने गई थी और इस संबंध में कार्रवाई कर रही थी, तो उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता किया गया था। इस संबंध में पुलिस कर्मचारी के द्वारा थाना हजा पर तहरीर दिया गया है, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इसके लिए यहाँ 5 दिन के महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसमें रामकथा का आयोजन किया गया। दुधेश्वर मंदिर के महंत नारायणगिरी मुख्य रूप से शामिल रहे। ताराता मठ के लिए, लेकिन काफी लंबे समय से बाजी हमारी इच्छा थी और हमारे माजी झा के धाम में विशेष रूप से गोड़वार की धरती और अपने विशेष परशुराम जी का क्षेत्र जो है, यहाँ पर पूरा ये सादड़ी में हमारा भी वहाँ गाजियाबाद में कल वसंत पंचमी का कुछ कार्यक्रम में पहुँचना जरूरी है, तो आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम भी धन्य हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट और खबरों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का बुलेटिन, आज का खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा, आपको जो जानकारी दी गई कैसी लगी, इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, चाहने वालों को, सहयोगियों को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।